हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अजमेर के चौहान के बारे में। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सांबर के चौहानों के बारे में कि किस तरीके से वासुदेव ने सांबर के चौहानों की स्थापना की थी। और वहाँ से आगे चलते हुए दुर्लभ राज, गोप प्रथम और वाकपति राज, विग्रहराज, गोविंद थर्ड और फिर पृथ्वीराज को पढ़ा था। और अगर सभी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हमारा ऊपर एक आई कार्ड में वीडियो आ रहा है, आप उस वीडियो को देखें। और अब आगे स्टार्ट करते हैं कि अजमेर के चौहान और बारे की जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की थी। तो अजमेर में एक राजा हुए थे, अजय राज। इनका शासनकाल रहा था आपके 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक। 20 साल का शासनकाल माना जाता है हिस्ट्री के अंदर लगभग। और बात करें 1143 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की तथा इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम था अजमेर। और एक अजमेर में टकसाल का निर्माण भी करवाया था और जिसमें चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे, जिस पर अपनी पत्नी का नाम लिखा था जिसका नाम था सोमलवती। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है लेखा या रेखा, इस नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में कहा जाता है कि जयानक ने इनके बारे में एक कथन कहा था कि पृथ्वी को गोद को इन्होंने चांदी के सिक्कों से भर दिया था। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अजय राज का शासनकाल चौहानों के निर्माण का सर्वकाल काल था। तो चौहानों के निर्माण का सर्वकाल काल किसने था, तो यह कहा था दशरथ शर्मा ने था। कि साथ साथ ये था कि जैन धर्म की दो शाखाएं होती है, एक होती है श्वेतांबर और एक होती है दिगंबर शाखा। तो इन दोनों के मध्य, जैसे कि आपके स्क्रीन पे कुछ फोटोज है, और इन दोनों के मध्य एक बार कुछ लड़ाई हो गई थी कि मैं बड़ा हूँ या फिर ये शाखा बड़ी है। तो इसमें करते करते इन दोनों शाखाओं के कुछ विद्वान मिले और विद्वानों ने कहा कि चलो आइए कि सर बड़ा कौन है, कैसे परीक्षा करें। तो सर इसकी एक परीक्षा ले लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और अब जब शास्त्रार्थ करने लग गए तो सबके मन में, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के मन में आया कि सर इसका रिजल्ट कौन निकालेगा। तो जब आसपास देखा तो देखा कि सारे विद्वान लोग तो शास्त्रार्थ में इकट्ठा हुए हैं। तो आसपास जब नजर दौड़ाई तो कि परीक्षा का रिजल्ट या फिर शास्त्रार्थ का रिजल्ट वही निकाल सकता है जिसको इन सभी से ज्यादा ज्ञान हो। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि तत्कालीन जो राजा थे अजय राज, वो जैन धर्म के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले थे। इस कारण इन्होंने जैन धर्म की अध्यक्षता की थी शास्त्रार्थ की। तो दिगंबर अध्यक्षता की थी। और पार्श्वनाथ जैन मंदिर में एक श्रवण कलश था, उसको भेंट किया गया और अंतिम समय में संन्यास लेते हुए पुष्कर की पहाड़ियों में चले गए। और अजमेर की शासन व्यवस्था को इन्होंने अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप दिया था। और इसके बाद में अगर हम आगे का राजा देखें तो आगे का राजा था अर्णोराज। अब आगे एक शासक आता है अर्णोराज। अब अर्णोराज की बात करें तो इन्होंने शासन किया था 1133 ईस्वी से लेके 1155 ईस्वी, इनका शासनकाल रहा। अब इनके बड़े कार्य है वो, इन्होंने सबसे पहले तो अपने तुर्कों को हराया, फिर आना सागर झील का निर्माण करवाया और मालवों के साथ साथ नरवर मुल्क को भी हरवाया था। अब सबसे पहले बात करें तो इन्होंने तुर्कों के साथ संघर्ष किया था, तुर्कों को हराया। और जब अर्णोराज ने एक कथन कहा था कि तुर्क ने भारतीय सीमा पर हमला किया और अजमेर तक आ गए, जब इन्होंने इन तुर्कों को हरा के वापस भेजा तो इन्हें लगा कि इनके आने से हमारी जो भी धरती है वो अशुद्ध हो गई है, तो वापस हमें इन्हें शुद्ध करना पड़ेगा मलेच्छों के रक्त से। तो इन्होंने एक चंद्रा नदी से झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था आना सागर झील। आना सागर झील, आना सागर झील का इन्होंने निर्माण करवाया। और पुष्कर में वराह मंदिर का भी, वराह जो पुष्कर के किनारे है उनका निर्माण कराया, पुष्कर का वराह मंदिर। और इसके बाद में इनका संघर्ष हुआ मालवों के साथ, जिनमें इन्होंने मालवा को बुरी तरीके से हरा दिया। और इसके बाद में एक त्रिपक्षीय संघर्ष और हुआ जो कि संघर्ष था चालुक्य के साथ। चालुक्य, आप इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि चालुक्य में एक तो था विग्रहराज, सॉरी, एक था सिद्धराज जयसिंह, फिर वापिस सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल चालुक्य।
इन्होंने 3 युद्ध लड़े इनके साथ। पहला युद्ध लड़ा सिद्धराज जयसिंह के साथ। चलिए अब इस इंडेक्स को हम समझते हैं कि चालुक्य के साथ इन्होंने संघर्ष किया था। वो संघर्ष में प्रथम युद्ध हुआ था सिद्धराज जयसिंह और अनुराज के बीच में, जिसने सिद्धराज जयसिंह को हरा दिया और उसकी बहन थी कांचन दे, इनसे इनकी शादी हुई और फिर द्वितीय बार युद्ध किया, जिसमें भी वह सिद्धराज जयसिंह को हरा दिया और उनकी पुत्री थी देवल दे, देवल दे से शादी की। इसके बाद में तीसरा युद्ध हुआ जिसमें कुमारपाल चालुक्य जीत गया और जाहलन देवी से इन्होंने विवाह किया। अब बात करें कि सर ये तीसरा युद्ध क्यों हुआ था। इन्होंने 2 युद्ध तो कर लिए, तो 2 युद्ध किए थे आपके अर्णोराज ने, फिर तीसरा युद्ध किया था कुमारपाल चालुक्य ने। अब सबसे पहले इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं तीसरे युद्ध की। तो सबसे पहले नीति तो आती है आपके साम्राज्यवादी नीति या फिर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और उसके बाद में अपने पिता सिद्धराज जयसिंह की हारों का बदला भी उन्हें लेना था कुमारपाल चालुक्य को। और देवल देवी ने कुमारपाल चालुक्य को आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी किया था, कई जगह पर यह लिखा माना भी जाता है। और चालुक्य के उत्तराधिकार संघर्ष में अर्णोराज ने कुमारपाल चालुक्य का विरोध भी किया। फिर कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज को हराया तथा चौहान राजकुमारी जालन देवी से शादी की और अर्णोराज की हत्या करके उसके पुत्र जगदेव ने इसे चौहान का पितृहंता कहते हैं। अब ये जैसे भी तीसरा युद्ध कंप्लीट हुआ के बाद में अर्णोराज के दरबार में कुछ दरबारी विद्वान थे। इनके पहले विद्वान थे देवबोध और दूसरे विद्वान थे धर्मघोष। और अर्णोराज ने एक कार्य और भी किया था, जैन धर्म की एक शाखा थी खतरगज, जिसे अर्णोराज ने भूमि दान दिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, आगे जाके एक और सारणी बनाने की कोशिश करते हैं, उससे आपको कुछ समझ में आएगा। अब बात करें कि अर्णोराज की 2 रानियां थी और पहली का नाम था सुधवा रानी, जो कि जोहिया एक राजकुमारी थी, और दूसरी रानी का नाम था कांचन देवी। अब सुधवा राजकुमारी से पहला बेटा हुआ जिसका नाम जगदेव था और जगदेव का बेटा था पृथ्वीराज द्वितीय। और सुधवा रानी के दूसरा बेटा हुआ था विग्रहराज, जिसका एक बेटा अप्रगंगे और दूसरा नागार्जुन हुआ था। फिर दूसरी तरफ कांचन देवी जो चालुक्य से जीत के लाए थे, उनके एक बेटे का नाम था सोमेश्वर, जिसके 2 बेटे हुए आगे जाके पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज, और पृथ्वीराज तृतीय का एक बेटा हुआ था गोविंदराज। अब अगर ये सारणी की बात करें तो ये सारणी क्यों, क्योंकि आगे जाके इनमें से सभी लोग यहाँ पे राजा बनते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि हम किसके बात करते हैं और उनके पिता का क्या नाम है। तो अर्णोराज की हत्या की थी जगदेव ने, इस कारण इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, पितृहंता। तो अगर जब कोई भी शासक अपना राज्य अपने बाप की मारकर स्थापित करता है तो उसे समाज कम ही स्वीकार करती है। इस कारण जगदेव को हटना पड़ा और जगदेव जब भी हटा तो विग्रहराज ने कहा, विग्रहराज इस जगह शासक बना। विग्रहराज शासक बनने के बाद में वो ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और उसके तुरंत बाद बना अपरगांगे। अपरगांगे शासक बनने के बाद में पृथ्वीराज सेकंड ने कहा कि ऑफिशियली राजा तो मैं बनूंगा, क्योंकि मेरे पिता के कर्मों पर मुझे नहीं मापा जा सकता। तो इस कारण जनता ने साथ दिया और फिर पृथ्वीराज सेकंड ने राज किया। उसके बाद में सोमेश्वर शासक बना, जिसके बाद में बने पृथ्वीराज तृतीय और फिर अंत में बने गोविंदराज शासक बने। और गोविंदराज का शासन खत्म होने के बाद में शासन किया हरिराज ने। और यहाँ पे बेचारा एक रह जाता है नागार्जुन, जिन्होंने कोई भी शासन नहीं किया था। अब ये इतनी कहानी समझने के बाद आगे चलते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ की तरफ। इनका एनसीईआरटी में 2 जगह शासनकाल लिखा हुआ मिलता है, 2 तरीके से। एक लिखा होता है 1155 से 1163 और दूसरा लिखा होता है 1158 से 63। मतलब अंतिम का ईयर सेम है बट शुरुआत का ईयर है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये लिखा हुआ है आपके ओल्ड एनसीईआरटी में और ये लिखा हुआ है न्यू एनसीईआरटी। अब विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए कुमारपाल चालुक्य से युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने कुमारपाल चालुक्य को हराया था
चालुक्यों को हराया और इन्होंने वापस पाली, नाडोल और चित्तौड़ को जीत लिया। और चित्तौड़ पे एक सामंत थे सज्जन सिंह जिनकी हत्या की थी इन्होंने। और इसके बाद में इस सभी का उल्लेख मिलता है हमें बिजोलिया के एक अभिलेख है उनसे, बिजोलिया का अभिलेख से। बिजोलिया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने तोमर शासक को भी हराया था, तोमरों को। और तोमरों ने लगभग राज किया था और सीकर के आसपास वगैरह इस एरिया में, शेखावटी क्षेत्र में। और फिर ये तोमरों को हराकर इन्होंने दिल्ली को विजय किया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार टी आर शर्मा के अनुसार ये चौहानों का श्रवण काल था। यह चौहानों का श्रवण काल था। और इसके बाद में हमें एक जगह और उल्लेख मिलता है दिल्ली शिवालिक अभिलेख के अंदर। अब आगे की बात करते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख के बारे में। इस अभिलेख से पता चलता है कि अनोराज ने कहाँ कहाँ तक शासन किया, जिसकी सीमाओं की जानकारी मिलती है, अटक से लेके कटक तक। और सीमा की जानकारी, साथ साथ ही ये तुर्कों के हराने की जानकारी भी इन दिल्ली शिवालिक अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। और दिल्ली शिवालिक अभिलेख है, इस पे दो डेट है, एक 11 अप्रैल 1963 और एक 9 अप्रैल 1963। और दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी यही टोपरा गांव में है और इसी टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है। और टोपरा अभिलेख लिखा था अशोक ने। आपको दिल्ली शिवालिक अभिलेख का फोटो नीचे दिखेगा आराम से, इसे देखें। और उसके बाद में एक नाटक लिखा था हरगेली। हरगेली नाटक की रचना की थी अनुराग ने। और सोमदेव ने लिखा था, इन्हीं के समय सोमदेव थे, ललित विग्रहराज। ललित विग्रह राज, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद में इन्होंने एक चीज लिखी थी, ललित विग्रहराज हो गई, सोमदेव हो गया। और नरपति नाहले द्वारा लिखा गया था विसल देवरासो, इन्हीं के समय लिखा गया। और जिसमें विग्रहराज चतुर्थ को राजपति कहा गया। अब अगर इनके साहित्य की सही से बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरगेली नामक नाटक लिखा, जो प्राचीन भारत के लेखक भारवी की पुस्तक कीर्ता जूनियम पर आधारित है। क्योंकि एक पुस्तक थी भारती की, कीर्ता जूनियम पर आधारित है। और इसके बाद इनके दरबारी विद्वान हो जाते हैं सोमदेव, जिनके द्वारा ललित विग्रहराज पुस्तक की रचना की जाती है। और इस पुस्तक में विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी की प्रेम कहानी बताई है। और विग्रहराज ने इन्हें गजनी के शासक खुसरो साहू को हराया था, ये कथन भी इस पुस्तक के अंदर मिलता है। और इसके बाद आते हैं नरपति नाले, जिसने विशलदेव रासो की रचना की। और विशलदेव रासो यह एक गोडवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, गोडवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। और इसके अंदर विशलदेव रासो ने विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। इसके बाद में आ जाते हैं अर्णोराज के निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में पहले बात करें तो इन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया था, और जिसपे दीवारों पे हरगली नामक नाटक लिखा था, तो संस्कृत पाठशाला और दीवारों पे हरगली नाटक लिखा था। और इसके बाद में इसे 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर, 2.5 दिन, यह बदला था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यहाँ पर पीर पंजाब का उर्स लगता है। इसके बाद में दूसरी कथन की बात करते हैं। इन्होंने टोंक टोंक के पास बीसलपुर बसाया था, बीसलपुर को बसाया था। और जो अभी नए जिलों के अनुसार केकड़ी के अंदर है। यहाँ पे एक बांध का निर्माण भी करवाया, बांध निर्माण बांध का निर्माण करवाया। और गोकर्णेश्वर गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया।
और अंत में आती है इनकी उपाधियां, इन्होंने क्या कहा, कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहले आते हैं कवि बंधु या कवि बांधव, कवि बांधव या बंधु, कवि बांधव हो गए। और इसके बाद में विशल देव, फिर इनकी उपाधि आती है किलहोर ने इनकी तुलना कालिदास से की थी, कालिदास से इनकी तुलना हुई थी और ये तुलना की थी किलहोर ने। इसके साथ ही हमारे ये राजा कंप्लीट होते हैं और इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज सेकंड। अब इतना हो जाने के बाद में हम पृथ्वीराज सेकंड से आगे किला सामग्री कक्षा में लेंगे, ये फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब इसका फटाफट